हेलो स्टूडेंट, आज के इस विशेष सत्र में 67वीं बीपीएससी मेन से के जो भी विद्यार्थी मानव विज्ञान विषय के साथ थे, एंथ्रोपोलॉजी विषय के साथ मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए एक विशेष से मैं सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि बीपीएससी ने अभी अपने क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ी सी बदलाव की है। और इसके पहले जो मैंने आपको गेस से टॉपिक प्रोवाइड किया था, तो पहले के जो क्वेश्चन पैटर्न था जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें हमें 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता था, उसके हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड किया था। लेकिन अब बीपीएससी ने जो सूचना दी है कि अब प्रत्येक खंड से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी प्रत्येक खंड से 2-2 क्वेश्चन अब 3 क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। इस स्थिति में जो गेस वर्क का पढ़ाई है, गेस कर कर के पढ़ाई करना, पूरे टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पहले नहीं महसूस होती थी। अब आपको एक नई रणनीति, थोड़ी सी अपनी रणनीति में आपको बदलाव करनी होगी। रणनीति में बदलाव ये करनी होगी कि एक तो शॉर्ट नोट्स जो पहला क्वेश्चन होगा प्रत्येक खंड का, उसके लिए संपूर्ण सिलेबस की विधिवत तैयारी, व्यवस्थित तैयारी आपको करनी होगी। पहले हम लोग टॉपिक को गेस करके कर लेते थे और फिर 2 क्वेश्चन जो रेस्ट बचता है उसमें से हमें 1 क्वेश्चन लिखना है, तो इसके हिसाब से फिर भी फुल क्वेश्चन को लिखने के लिए, फुल लेंथ क्वेश्चन को लिखने के लिए भी हमें अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा तैयारी करनी होगी। हालांकि मैंने जो गेस प्रोवाइड किया है उसमें मैंने डिटेल से अधिकांश टॉपिक की बात की है, तो कोई ख़ास आपको बदलाव नहीं करनी होगी। लेकिन जो भी टॉपिक पहले मैंने कुछ खास टॉपिक को उसमें कहा था कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, अब मैं आपको सुझाव देना चाह रहा हूँ कि आप आमतौर पर अपने सिलेबस पर कमांड बनाइए और सिलेबस पर कमांड बनाकर ही आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। एक जो ये नए बदलाव फॉर्मेट में किया है उसने, उसके बारे में एक बात कही जा सकती है कि बीपीएससी को अगर ये बदलाव करना था तो पहले कर लेती, क्योंकि कई जो विद्यार्थी हैं, खास करके नए जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से पीटी क्वालिफाई किया है, और उनके लिए ये थोड़ा सा हार्मफुल होगा। लेकिन जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों की बात है, तो कंपैरेटिव आप देखिएगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी होने वाले हैं। इससे बदलाव से क्या बेनिफिट होगा कि अगर हाल के वर्षों में अगर आप रिज़ल्ट को देखें तो साइंस स्ट्रीम के जो रिज़ल्ट हैं, जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखने वाले, फिजिक्स ऑप्शनल रखने वाले, उन लोगों की संख्या टॉपर रैंक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन विषयों में मार्क्स ज़्यादा मिलते रहे हैं। सोशल साइंस में एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे बेहतर मार्क्स मिलते हैं और इसके सिलेबस भी छोटे हैं, पाठ्यक्रम भी छोटे हैं। तो जिन विषयों का पाठ्यक्रम छोटा है उन विषयों को रिलेटिवली ये बदलाव में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप सिलेबस को ध्यान से देख करके पूरे पाठ्यक्रम को एक बार रिवाइज करके और तभी गेस टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि नया जो बदलाव है, हो सकता है क्वेश्चन पैटर्न में भी बदलाव कुछ दिखे, जहाँ पर पहले के जो टॉपिक पूछे गए हैं उसी से नए क्वेश्चन बना करके वो पूछ सकते हैं। इस स्थिति में थोड़ा सा आपको अपनी रणनीति में संशोधन करनी है, राइट। अदरवाइज ये पैटर्न खास करके एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मुझे आशा है कि आप इससे घबराएं नहीं, आपको ज़रूर लाभ होगा। क्योंकि अगर कंपैरेटिव आप देखेंगे, सारे विषयों के साथ कंपैरेटिव आप देखेंगे, तो एक तो साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी जिसको मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखना है, उनको सारे टॉपिक को रिवाइज करना बड़ा जटिल काम है। उसी तरह से जिनकी विषय ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनके विषय वस्तु इतने लंबे हैं कि वो सारे टॉपिक को अगर रिवाइज करना चाहें तो बहुत बड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। एंथ्रोपोलॉजी में आपको काफ़ी कम सिलेबस है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिट होगा। आप ज़्यादा टेंस नहीं हो,
आप अपने विषय वस्तु को ठीक से ध्यान में रख करके प्रत्येक टॉपिक को एक बार रिवाइज करके और तब गेस्ट टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस रणनीति के माध्यम से आप सफल होंगे। धन्यवाद।